ऑल राइट, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप गेट डीए 2026 अटेम्प्ट किए हो तो मैटर नहीं करता कि आपने कितने मार्क्स निकाले हैं, आपका क्या रैंक आने वाला है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। अगर आप समझना चाहते हो कि आपका गेट एग्जामिनर कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है, एज इट इज कहीं से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं करता है, वो दिमाग लगाता है हर एक क्वेश्चन बनाने के लिए। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, जो आपको डिफिकल्ट भी गया होगा एग्जाम में, वो इस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। मतलब इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में अपना एक रिलेशनशिप है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे मल्टीपल वेज में सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। पर सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। मैं इतना रिगरस सॉल्व नहीं करूंगा, बस बता देता हूँ। ये एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, राइट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा? एम भी खुद एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स ही होगा। तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिकल है। बी सी मैं आप पे छोड़ देता हूँ, या आसानी से आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये गलत ऑप्शन है। मैं तुरंत इस क्वेश्चन पे आना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। x1 x2 अप टू xn बी एन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। जहाँ पे आपका हर रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बताया है, राइट। नॉर्मल विथ मीन जीरो वेरिएंस मतलब क्या? यहाँ पे आपका हर एक x स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। x बार आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। आपको पूछा है ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा क्या विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है, तो आपके इस पार्ट को आप ऐसे सोच सकते हो, ये क्या है सर? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर। यहाँ पे आपका हर x क्या है सर? यहाँ पे आपका हर एक x क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आपका हर एक x इंडिपेंडेंट भी है। तो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा, मतलब ये जो रैंडम वेरिएबल होगा, वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि आपके पास कितने थे सर स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल? n थे। अपने n सम किए, राइट। यहाँ पे n है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं क्योंकि इसे भी सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब ये ऑप्शन पे आते हैं। आप एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल ले रहे हो x1, स्क्वायर कर रहे हो, प्लस ये लास्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को ले रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, और पूछ रहे हो कि ये रैंडम वेरिएबल क्या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हो तो सबसे पहले जब आपने पढ़ाई किया था तो आपको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होना चाहिए। मेरे कोर्स में का ही है, तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं वहां पे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, एक तरह से आपको पूछा जा रहा है ये रैंडम वेरिएबल मुझे बताइए, ये रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर के टर्म्स में कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा? यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि आपके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, दूसरा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, राइट। उसका आप स्क्वायर करके सम सम कर रहे हो। तो ये मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि ये काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ये रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मुझे देखना है क्या काई स्क्वायर विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सपोनेंशियल होता है क्या विथ मीन टू? तो आप आसानी से देख सकते हो अगर आपको पीडीएफ का नॉलेज हो। अगर आपको पीडीएफ का नॉलेज नहीं है भी आप मल्टीपल वेज में इसे डिराइव कर सकते हो, पर बहुत लेंथी अप्रोच बन जाएगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पर सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, समझते हैं कि आपको काई स्क्वायर का समझते हैं कि आपको काई स्क्वायर का पीडीएफ पता है। जैसे मैं अपने लेक्चर में पढ़ाता हूँ पीडीएफ, ठीक है, मेरे लेक्चर में से मैंने उठाया ये। तो जब बी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो ये है जनरलाइज्ड पीडीएफ का एक्सप्रेशन। तो जब 2 होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे v के जगह 2 सोच सकता हूं, 2 सोच सकता हूं।
ठीक है, तो आपका पीडीएफ कैसे दिखाई देगा सर? आपको y2 ⁻2 - 1 e⁻y/2 डिवाइडेड बाय 2 ⁻1 गामा ऑफ 1। राइट, आप देख सकते हैं 2 ⁻2 - 1 e⁻−y/2 वैसे के वैसे लिखा। 2 ⁻2 के क्या करोगे, मतलब 1 लिखोगे, और यहाँ पे 2/2 उस गामा है तो यहाँ पे 1 है, वही किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, ये एक तरह से y⁻0 बन रहा है, तो इसे आप गायब कर सकते हो। y⁻0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आपके इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे गामा ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप आपके इस एक्सप्रेशन में देखोगे आपका पीडीएफ किस में सिंप्लीफाई हो रहा है, 1/2 e⁻−y/2। ओके, अगर आप इसे कंपेयर करने की कोशिश करोगे आपके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ कैसा होता है, लैम्डा e⁻−λ। राइट, अभी आप y के टर्म्स में अगर लिखे हो तो आपको y आया है, अगर आप यहाँ पे x के टर्म्स में लिखते हो तो यहाँ पे x होता, मतलब यहाँ पे x होता। पर मेन क्या देख पा रहे हो कि आपका पीडीएफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखाई दे रहा है सर। यहाँ पे लैम्डा क्या है सर, 1/2 है। मतलब मैंने क्या डिटरमाइन किया कि हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंश मतलब ये रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, जहाँ पे मेरा लैम्डा का वैल्यू क्या होगा सर, 1/2 होगा। मीन क्या होता है सर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो आप देख सकते हो लैम्डा का रेसिप्रोकल लोगे तो 2 ही आता आंसर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का ये एक तरीका है, अगर आपको पीडीएफ का नॉलेज है तो। अगर आपके पास पीडीएफ का नॉलेज नहीं है, एक और तरीके से आप कर सकते हो। आप क्या करिए, इस रैंडम वेरिएबल के लिए सीडीएफ सबसे पहले निकालिए, फिर आप पीडीएफ निकालिए। फिर पीडीएफ निकालने के बाद आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की तरह वो दिखाई देगा आपको। जैसे मैंने क्या बताया, इस रैंडम वेरिएबल के लिए सबसे पहले सीडीएफ निकालिए, फिर पीडीएफ निकालिए। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, ये इरेज कर देता हूं। ओके, तो मैंने अभी तक क्या किया है सर, ये ऑप्शन करेक्ट है बताया है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट है बताया है। अभी आपको क्या करना है सर, आपके इस ऑप्शन को वेरीफाई करना है। तो अभी मैं इस ऑप्शन को जैसे आप लोग सोच रहे हो वैसे सॉल्व करने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं आपके ऑप्शंस। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि √n(x)बार, ये जो रैंडम वेरिएबल है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। ठीक है, तो एक्स बार आपका कैसे दिखाई दे रहा है सर, आपका एक्स बार, आप एक्स बार देखिए 1/n x1 + x2, ऐसे आप ऐड करते जा सकते हो अप टू xn। राइट, इसी तरह से एक्स बार डिफाइन किया गया है। आप देखिए यहाँ पे आपका एक्स बार इसी तरह से डिफाइन किया गया, मैंने सिर्फ समेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। ओके, मुझे बताइए यहाँ पे आपका सारे जो मतलब आप एक्स बार किसके टर्म्स में लिख रहे हो, सारे रैंडम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख रहे हो, और ये सारे रैंडम वेरिएबल्स कौन से हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो आपके एक्स बार को भी आप क्या बोल सकते हो, इसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, अब आपको सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या है और वेरिएंस क्या है। ओके, अगर आप यहाँ पे भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करोगे फॉर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार देखने की कोशिश करोगे, 1/n तो कांस्टेंट है, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ ये देखिए, और आप इस एक्स का एक्सपेक्टेशन कैसे देख सकते हो, μ1 + μ2, ऐसे आप ऐड करते जाओगे μn तक। ठीक है, 1/n मैंने वैसे के वैसे लिखा। तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, तो आप समझ सकते हो राइट, लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन यूज करके इस होल का एक्सपेक्टेशन आप कैसे सोच सकते हो, इसका एक्सपेक्टेशन प्लस इसका एक्सपेक्टेशन प्लस इसका एक्सपेक्टेशन, ऐसे आपने ऐड कर दिया, और ये सारे मीन क्या दिए गए हैं आपको, 0 दिए गए हैं। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या आएगा, 0 आएगा। राइट, क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है, 0, क्योंकि ये सब कुछ 0 है।
ओके, मेरे हिसाब से इतना पार्ट भी आप समझ गए हो। अब अब मैं आपको अगर मैं पूछूं बताइए वेरिएंस क्या होगा सर, बताइए वेरिएंस क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, वेरिएंस टोटल क्वांटिटी का निकालना है। ठीक है, पर अगर आप देखोगे ये तो एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट होगा, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकालिए ना। तो जब आप उस कांस्टेंट को बाहर निकालोगे तो वो क्या बनेगा, 1/n² बनेगा, राइट। और आप वेरिएंस भी अंदर वाले के लिए लोगे सिंपली। अब आपको ये भी पता है ये सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होने के कारण इन सब का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, मतलब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो टर्म है इसे आप कैसे देख सकते हो, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, ऐसे आप ऐड करते जाओगे टू वेरिएंस ऑफ xn, राइट। ये आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, इसलिए आप इस तरह से लिख पा रहे हो। 1/n² ऐसे के ऐसे नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, ये सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहे हो, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस, मतलब ऐसे वेरिएंस को ऐड कर रहे हो, सबका वेरिएंस क्या है सर, 1 है, तो आप 1 को n टाइम्स ऐड करने वाले हो, तो इसका आंसर क्या आएगा निकल के, n आएगा निकल के, 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, n आएगा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आपका वेरिएंस ऑफ x बार फाइनली 1/n निकल के आता है। ओके, 1/n निकल के आता है। एक मिनट, अब तक मैं आपको मेन चीज बताया ही नहीं हूं। मेन चीज क्या है, इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के साथ कनेक्शन क्या है वो बताना है, पर अभी मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूं। ओके, मुझे एक्चुअली क्या आंसर करना था, इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पर मैंने ये पता कर लिया कि एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये क्या, ये रैंडम वेरिएबल क्या है सर, इसका स्क्वायर है। सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है देखते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ n एक्स बार, ये भी क्या है सर, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। क्यों, यहाँ पे भी लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका एक्स बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो इस रैंडम वेरिएबल को भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका मीन 0 है, राइट, एक्स बार का मीन 0, तो इसका भी मीन 0 ही होगा। आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट एन एक्स बार क्या होगा, रूट एन आप बाहर लोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होगा, तो ये 0 होने के कारण ये टोटल क्वांटिटी 0 बन जाता है। इस तरह से आपने यहाँ पे आंसर 0 बताया। ओके, अब मुझे बताइए वेरिएंस क्या होगा, अब मुझे बताइए वेरिएंस क्या होगा आपके इस रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि रूट एन कांस्टेंट है, तो बाहर जब लोगे तो क्या बनेगा, रूट एन का स्क्वायर बनेगा, तो एन बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स बार। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या था, 1/n था, तो उस लॉजिक के हिसाब से जब आप यहाँ पे 1/n सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि आपका ये पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है सर। ये पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर कर रहे हो, राइट। मतलब जब भी आप, मैं बोल सकता हूं फॉर एग्जांपल इसे मैं y नाम देता हूं, जब भी आप आपके y का स्क्वायर करोगे तो इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा सर, इसको काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। कितने स्टैंडर्ड नॉर्मल, मतलब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, राइट, कितने स्टैंडर्ड नॉर्मल आपने ऐड किए हैं, एक ही, राइट। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 होगा, और इस ऑप्शन में क्या बताया गया था, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इस हिसाब से ये रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, अब अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। वैसे आपका ये वाला भी आंसर राइट है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ x बार यूज किया है। एक्चुअली इस इन दोनों ऑप्शंस को ना मैं अलग अलग मेथड से जस्टिफाई कर सकता हूँ, बस अभी मैं वो करने की जगह क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का यूज यहाँ पे कैसे है वो बताने की कोशिश करूंगा। उसमें ये वाला ऑप्शन भी राइट कैसे है मैं जस्टिफाई कर दूंगा, फिर आपको मैं और एक अप्रोच दूंगा। समझिए कि मैं आपको मल्टीपल अप्रोचेस देने वाला हूं इस लेक्चर में।
अभी मैं सबसे पहले आपके कौन कौन से ऑप्शन को देखो इस क्वेश्चन से रिलेट करके बताऊंगा। आपके ए ऑप्शन को, आपके बी ऑप्शन को, और आपके डी ऑप्शन को सॉरी रॉन्ग बता पाओगे। मतलब इन तीनों ऑप्शंस के लिए ये अकेला क्वेश्चन काफी है। इसके लिए जरूरत पड़ेगा हमें और एक्स्ट्रा नॉलेज का, और ये तीनों ऑप्शंस इस क्वेश्चन की हेल्प से भी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी मुझे आपका पेशेंस चाहिए, क्योंकि मुझे आपको एक तरह से रिलेट करानी पड़ेगी। सबसे पहले चीजें, पहले बैकग्राउंड बिल्ड करना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं। ओके, समझिए कि आपके पास एक रैंडम वेक्टर है इन R3। ये आपका R3 स्पेस है। तो आपके एक्स वेक्टर में ना तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपके इस R3 में ही आप रखने वाले हो। x1 एक कंपोनेंट है, x2 एक कंपोनेंट है, x3 एक कंपोनेंट है, और ये सारे कंपोनेंट खुद एक रैंडम वेरिएबल है। इसलिए मैं इसे एक रैंडम वेक्टर बुला रहा हूँ। इसे मैं नॉर्मल वेक्टर नहीं बुला रहा हूँ, एक रैंडम वेक्टर बुला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका वेक्टर में का हर एक कंपोनेंट एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और एक ये तीनों के बारे में क्या बता रहा हूं मैं, कि ये तीनों स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अब मैं क्या बताता हूं पता है? जैसे मैंने आपको विजुलाइज करके बता दिया कि आपका एक्स वेक्टर कुछ तो R3 फेस में, मतलब आपके R3 में वैरी कर सकता है सर। उसके पास हर जगह जाने का मौका है आपके R3 वेक्टर स्पेस में। अगर मैं आपसे पूछूं आपके इस रैंडम वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर क्या होगा, आपको क्या करना होगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे। और आपका बेसिक नॉलेज अभी अभी आपको पता है, क्योंकि आपका हर xi स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? इसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने पड़ेगा विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतना मेरे हिसाब से बेसिक नॉलेज आपको होगा ही। मैं बस आपको कुछ एक्स्ट्रा रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वेक्टर स्पेस का इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इतना नॉलेज आपने हमेशा रटा होगा, राइट? मैं बस आपको थोड़ा वेक्टर स्पेस का इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ पता है? आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरह से देखना चाहता हूँ। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जो आपके एक्स वेक्टर के लिए होते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस जो आपके एक्स वेक्टर के लिए होते हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका एक्स वेक्टर जिस सबस्पेस में वेरी कर सकता है, आपका एक्स वेक्टर जिस सबस्पेस में वेरी कर सकता है, उसका डायमेंशन जो होगा, आपके डायमेंशन ऑफ सबस्पेस जिसमें आपका एक्स वेक्टर वेरी कर सकता है, वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपका एक्स वेक्टर मैंने अभी क्या बताया था, कौन से स्पेस में वेरी करेगा सर? R3 स्पेस में वेरी करेगा। तो उस डायमेंशन क्या है सर? आपके R3 का, आपके R3 वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है 3। उस हिसाब से आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन के निकल के आया? 3। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। बस वेक्टर स्पेस से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करिए। ओके, मैंने मतलब इतना पार्ट आपको अभी अभी बताया है, बस उसे मैंने थोड़ा समराइज कर दिया। अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कराता हूँ, थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके इस एक्स वेक्टर को ना ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक 2 डायमेंशनल सबस्पेस के लिए। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल सबस्पेस पे मैं उसे ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। तो जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी सबसे आसान सबस्पेस चूज करते हैं जो इन दो वेक्टर्स के हेल्प से बनेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये दो वेक्टर्स के बारे में आप क्या बता सकते हो सर? ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है। तो इन दोनों वेक्टर्स के हेल्प से जब आप एक वेक्टर स्पेस बनाओगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, वो 2 डायमेंशनल सबस्पेस होगा। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूं? एक्स को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं इन बेसिस के सबस्पेस में। ओके, ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। ओके, तो वो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपके इस वेक्टर और इस वेक्टर को यूज करके आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाइए। इसे आप क्या कैसे देख सकते हो? इसे आप आपके यू मैट्रिक्स की तरह देख सकते हो। इसे आप कैसे देख सकते हो? यू ट्रांसपोज की तरह देख सकते हो, राइट? ये टोटल क्या बनेगा? ये आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनेगा।
तो आपका टोटल प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनेगा। मैं होप कर रहा हूं कि इतना नॉलेज आपके पास है। तो इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से जब मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? मैं इस एक्स वेक्टर का ऑर्थो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देख पाऊंगा उस सबस्पेस पे, राइट, जो इन दो वेक्टर्स के हेल्प से बना है। तो फॉर एग्जाम्पल वो जो नया वेक्टर जो मिलेगा ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पे, उसे मैं y नाम देता हूं। अगर आप इस ऑपरेशन को कंप्लीट करोगे ना, आप पाओगे कि आपका y कुछ इस तरह से आएगा। आप वेरीफाई कर लीजिए, आपका y वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा। अब मुझे बताइए नॉर्म ऑफ y क्या है, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर क्या है? नॉर्म y का स्क्वायर मतलब इस वेक्टर का नॉर्म लेके स्क्वायर करोगे तो आप क्या पाओगे? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये रैंडम वेरिएबल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? आपका ये रैंडम वेरिएबल कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? आप तुरंत बताओगे। ये chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ये भी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, आप स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, तो इसे chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पर इसे थोड़ा सेंस बनाने की कोशिश करिए। आपके ओरिजिनल वेक्टर, आपका ओरिजिनल रैंडम वेक्टर, जब आप नॉर्म स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था। ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था। पर इस रैंडम वेक्टर को जब भी आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखने की कोशिश की एक सबस्पेस पे, जब भी आपने इस वेक्टर का, मैं क्या बोल सकता हूं, आपके इस एक्स वेक्टर का जब भी आपने ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखने की कोशिश की, ठीक है, इस सबस्पेस पे, उस सबस्पेस का डायमेंशन क्या था? उस सबस्पेस का डायमेंशन क्या था? उस सबस्पेस का डायमेंशन 2 था। आप समझ पा रहे हो? आपने इस एक्स वेक्टर का जिस सबस्पेस पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखने की कोशिश की थी, उसका डायमेंशन क्या था? उसका डायमेंशन 2 था, क्योंकि वो कौन से दो वेक्टर्स के हेल्प से बना था सर? इन दो वेक्टर्स के हेल्प से बना था, राइट? इन दो वेक्टर्स के हेल्प से बना था। और ये दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो आप स्पेस बनाओगे वो 2 डायमेंशनली होगा, राइट? तो आप इस इन दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन वाले स्पेस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपके एक्स को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके एक्स वेक्टर को जब भी आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे आपके सबस्पेस पे, ठीक है, तो उस सबस्पेस का जो डायमेंशन होगा वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, और आपका chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि आप इस प्रोजेक्टेड वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर को आप बोल रहे हो। ये chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा रैंडम वेरिएबल chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? ये जो प्रोजेक्टेड वेक्टर है, ये जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है आपके इस एक्स वेक्टर का, आपसे आपके सबस्पेस पे कुछ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन आया था, राइट? तो उस प्रोजेक्शन वेक्टर का जब भी आपने नॉर्म स्क्वायर लिया, वो chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चलता है? उसके सबस्पेस के क्या डायमेंशन होगा, वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, अब अब थोड़ा और इसे कॉन्क्रीट करते हैं। मैं क्या सोचता हूं पता है? चलो, एक एक ही वेक्टर यूज करते हैं। इस वेक्टर के हेल्प से जो आप सबस्पेस बनाओगे, एक ही वेक्टर है आपके पास, वो उसका डायमेंशन क्या होगा? आपके सबस्पेस का डायमेंशन इस बार क्या होगा मैं बोलता हूं, आपके सबस्पेस का डायमेंशन आप इस वेक्टर के हेल्प से जब बनाओगे 100, आपके सबस्पेस का डायमेंशन 1 होगा, राइट? आपके सबस्पेस का डायमेंशन 1 होगा जो इस वेक्टर के हेल्प से बनेगा। मैं क्या करना चाहता हूं, इस एक्स वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करना चाहता हूं इस सबस्पेस पे जो इस वेक्टर के हेल्प से बनेगा। तो कैसे कर सकते हो सर? प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाइए इसके हेल्प से। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए आपके इस वेक्टर को, किया तो ये होगा वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर वाई। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर ये निकल के आएगा। अब वापस से मेरा क्लेम,
वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब मैं नॉर्म स्क्वायर दूंगा वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब मैं नॉर्म स्क्वायर दूंगा उसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा सर? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चला? डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता चला? जिस सबस्पेस से मैं प्रोजेक्ट कर रहा था उसका डायमेंशन मैंने यहां पे लिख दिया। सिंपल। आप समझ पा रहे हो? चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिए। ओके। ओके। अभी मैं आपको उस सेम अंडरस्टैंडिंग को ना एक थियरम की तरह आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। कंसिडर अ रैंडम वेक्टर एक्स। एक्स आपका एक रैंडम वेक्टर है जहां पे आपका हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे सर? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। अगर इस एक्स वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिखोगे किसी के डायमेंशनल सबस्पेस पे, ठीक है, आपके के डायमेंशनल सबस्पेस पे जब आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखोगे, फॉर एग्जाम्पल उस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं y, तो मेरा क्लेम है कि उस y वेक्टर का जब आप नॉर्म स्क्वायर लोगे ना वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा उसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? सबस्पेस का डायमेंशन क्या है जिसपे प्रोजेक्ट किया था? के है, राइट? तो यहाँ पे के लिख दीजिए। यहाँ पे के लिख दीजिए। समझने की कोशिश करिए क्लेम क्या है। आपका रैंडम वेक्टर यहाँ पे हर एक कंपोनेंट इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। जब इस वेक्टर को आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो किसी के डायमेंशनल सबस्पेस पे, ठीक है, तो उस फॉर एग्जांपल उस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को मैं y नाम देता हूं, मतलब उस वेक्टर को मैं y नाम देता हूं, तो उस वेक्टर का जब आप नॉर्म स्क्वायर लोगे उसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? उस सबस्पेस का डायमेंशन, इस सबस्पेस का डायमेंशन के है तो वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्क्लेमर में बता देता हूँ। एज अ नोट लिख दीजिए, ये हमेशा वर्क करेगा। आपके लिए इतना ऑब्वियस नहीं होगा, पर ये किसी भी के डायमेंशनल सबस्पेस पे आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे ये हमेशा वर्क करेगा। मैं वापस बता रहा हूं, किसी भी के डायमेंशनल सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करने के लिए ये वर्क करेगा। उसके पीछे का मैं आपको एक बेसिक रीजन बताता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे आप एक तरह से ऑप्शनल समझिए। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगा, ये ऑप्शनल है, पर ये इसी तरह से प्रूव होगा। होता क्या है, जब आप इस रैंडम वेक्टर को, ठीक है, आपके इस रैंडम वेक्टर को जो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक जेड वेक्टर बनता है, तो आपके इस जेड वेक्टर में भी जो सारे कंपोनेंट्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होंगे। जैसे आपके एक्स वेक्टर में के सारे कंपोनेंट्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वैसे आपके जेड वेक्टर के में भी सारे कंपोनेंट्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। इसके कारण ये किसी भी के डायमेंशनल सबस्पेस के लिए ये वर्क करता है थियरम। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना, इसके साथ अभी हमें आगे जाना है लेक्चर में। थैंक यू। ओके, अभी हम इस स्लाइड पे आए हैं। इस स्लाइड पे मैं कुछ ये टर्म ला रहा हूं, आपके गेट एग्जामिनर ने यहाँ पे एन लिखा था, वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। हम धीरे धीरे जा रहे हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, पर थोड़ा और यूज टू हो जाते हैं। ये क्या है सर? ये आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है सर, ये आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। इसे आप किस तरह से देख सकते हो? देखिए, आपका 1/3 है, आपका वन कंपोनेंट वाला आपके पास एक वेक्टर है, इसे मैं 1 से लिखा हूं, और आपके पास उस वेक्टर का यहाँ पे ट्रांसपोज लिया गया है। ओके, ठीक है, ये एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से जब आप किसी भी वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो कौन से सब कितने डायमेंशन के सबस्पेस पे लेके जाएगा सर? आप देख सकते हो, आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स आप एक वेक्टर के हेल्प से बना रहे हो, राइट? तो इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से जब आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लोगे किसी सबस्पेस पे, उस सबस्पेस का डायमेंशन होगा 1, उस सबस्पेस का डायमेंशन होगा 1। पे मैं लिख देता हूं, उस सबस्पेस का डायमेंशन होगा 1। ओके, मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से इस एक्स वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे कुछ तो एक वाई वेक्टर मिलेगा। आप इस चीज को सिंप्लीफाई करिएगा, आप आपके इस चीज को सिंप्लीफाई करिएगा,
ये तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आपका वन ट्रांसपोज विथ एक्स को आप कैसे देख सकते हो? आपके वन वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है आपके एक्स वेक्टर के साथ, x1 x2 x3। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा सर? डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। आपको एक स्केलर वैल्यू मिल गया x1 प्लस x2 प्लस x3, राइट? आपके इतने पार्ट को आप कैसे देख सकते हो कि ये आपको एक स्केलर वैल्यू देगा? क्यों? 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, तो एक स्केलर वैल्यू मिला। ओके, अभी आपको क्या करना है? इस स्केलर वैल्यू को आपने इतना पार्ट कर लिया है, एक वन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तब जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये क्या है सर? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, स्केलर है, तो इसे आप यहां पे भी शिफ्ट कर सकते हो। x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो आपका जो आपका नया वेक्टर यहाँ पे मिलेगा वो कैसे दिखाई देगा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पहला कंपोनेंट भी वही होगा, दूसरा कंपोनेंट भी x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, तीसरा कंपोनेंट भी x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। ओके, तो आपने इतना पार्ट परफॉर्म कर लिया है। अभी आपको क्या करना है सर? डिवाइडेड बाय 3 करना है सब में। डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो आपका y वेक्टर आपको कैसे दिखाई दे रहा है? आपका y वेक्टर आपको कुछ ऐसे दिखाई देना चाहिए। पहला कंपोनेंट भी x बार है, दूसरा कंपोनेंट भी x बार है, तीसरा कंपोनेंट भी x बार है, राइट? ये क्या होता है सर? x बार होता है। ये क्या होता है? x बार। ये भी एक x बार है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप इसे समझ पाए हो। अब मुझे बताइए, इस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब आप नॉर्म स्क्वायर लोगे, नॉर्म स्क्वायर तो कैसे दिखाई देगा? जब आपके इस वेक्टर का जब आप नॉर्म स्क्वायर लोगे तो कैसे दिखाई देगा? एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो ये 3 एक्स बार स्क्वायर दिखाई देगा, राइट? ओके, मैंने क्या बोला? आपका एक्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आप क्या कर रहे हो? आपके एक्स को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके एक्स को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक सबस्पेस पे जिसका डायमेंशन 1 है। तो उस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब आप नॉर्म स्क्वायर लोगे तो क्या बता सकते हो कि उसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा? उसे पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्यों है? क्योंकि इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से जिस सबस्पेस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका डायमेंशन 1 था। ओके, इतना पार्ट आप समझ गए। अब आपके गेट एग्जामिनर के क्वेश्चन में इस तरह से आपका नॉर्मल वेक्टर आपको बनाना था। 52 वाले क्वेश्चन में आप ये वाला टर्म देख सकते थे, राइट? 52 वाला क्वेश्चन दिखाता हूं वापस चाहिए तो। आपका 52 वाला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, आपके 52 वाले क्वेश्चन में यही वाला टर्म था। ओके, मैं आपके इस ऑप्शन को आपको रिलेट कराता हूँ। रूट एन एक्स बार स्क्वायर किस तरह से काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? ओके, तो मैंने क्या बताया था? ये एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है। ठीक है, बस अभी हम, आप समझ रहे हो, आपके आपके हर एक वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स नहीं, n कंपोनेंट्स हैं। ओके, तो अभी आप एक्चुअली यहाँ पे n होना चाहिए, यहाँ पे n होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे n होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? आपके x वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं इस मैट्रिक्स के हेल्प से, इस मैट्रिक्स के हेल्प से। इस मैट्रिक्स के हेल्प से आप जिस सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करोगे उसका डायमेंशन क्या होगा? आप वापस से देखिए, ये जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स बना है वो आपके एक सिंगल एक वेक्टर की हेल्प से बना है, राइट? आपका वन वेक्टर आपको यहाँ पे कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है कुछ तो, 1 1 1। ऐसे आपने n कंपोनेंट्स रखे हैं वन के, आपके वन वाले वेक्टर में। मैं क्या बोल रहा हूं? आपका प्रोजेक्शन मैट्रिक्स इस एक वेक्टर की हेल्प से बनाया, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? आपके एक्स वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक वन डायमेंशनल सबस्पेस पे। आपका सबस्पेस का डायमेंशन क्या है?
आपके सबस्पेस का डायमेंशन क्या है? यहाँ पे आपके सबस्पेस का डायमेंशन जहाँ पे आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करोगे उसका डायमेंशन है 1। ओके, अब आप इसे जब सॉल्व करोगे आपको क्या पाओगे? कुछ ऐसा पाओगे। आप पिछले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, इससे पहले वाला एग्जाम्पल ऐसे ही आया था, राइट? जब आपने इसे सॉल्व किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का नॉर्म स्क्वायर जब देखूंगा, नॉर्म स्क्वायर वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है? वो कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने बताया था नॉर्म स्क्वायर ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड वेक्टर हमेशा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है सर, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? जिस सबस्पेस पे जब आप प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका डायमेंशन क्या था? उसका डायमेंशन 1 था, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। ओके, मुझे पता नहीं कितने लोग समझ पा रहे हैं, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं एक्चुअली। देखने की कोशिश करिए, आपका एक्स वेक्टर में सारे कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। ठीक है? जब मैं आपके एक्स वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं एक वन डायमेंशनल सबस्पेस पे, एक वन डायमेंशनल सबस्पेस पे, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर y आया। उस y का जब मैं नॉर्म स्क्वायर लूंगा तो उससे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही होना पड़ेगा। हमने एक थियरम देखा था, राइट, इससे पहले। वो थियरम कहां पे है? वो थियरम यहां पे। ये भी आपके एक्स वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करोगे के डायमेंशनल सबस्पेस के, तो उस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब नॉर्म स्क्वायर लोगे उसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर y का नॉर्म स्क्वायर लोगे उसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? आपके सबस्पेस का डायमेंशन। वही लॉजिक यहां पे यूज करिए। एक मिनट, वही लॉजिक यहां पे यूज करिए। एक्स वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एक वन डायमेंशनल सबस्पेस पे, और वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है y। उस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का जब नॉर्म स्क्वायर लोगे उसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करना है। ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन डिसाइड करेगा? जिस सबस्पेस से प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका डायमेंशन डिसाइड करेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपके गेट एग्जामिनर ने आपको क्या पूछा था पता है? बताइए, रूट एन एक्स बार द होल स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ये क्या बनेगा? एन एक्स बार स्क्वायर, जो आप यहां पे देख सकते हो। आपके गेट एग्जामिनर ने आपको ये पूछा था, एक्चुअली यही पूछा था, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करेगा। आपका लास्ट ऑप्शन यही था, आप चाहिए तो देखिए, आपका लास्ट ऑप्शन यही था जो मैं इसके हेल्प से आपको अभी बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स के हेल्प से ये आंसर बता रहा हूँ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53 कनेक्टेड है, मैं बता रहा था। ओके, अब इस पे आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52, राइट? एम मैट्रिक्स। अब देखिए तो ये वाला एम मैट्रिक्स यहाँ पे है। एम मैट्रिक्स कितनी इंटरेस्टिंग चीजें बनाता है आपका गेट एग्जामिनर। एम मैट्रिक्स। अब वापस से ऊपर वाला कहानी सब सेम है, ऊपर वाला कहानी सब सेम है। इस एक्स वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? ये क्या है सर? ये कंप्लीट एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, तो मुझे अभी सोचना है कि एक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करेगा उसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, सबस्पेस का डायमेंशन क्या है जिसपे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होने वाला है। ओके, ये भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि आपको ये पता है कि ये प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वन डायमेंशनल सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करता है। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ये वाला प्रोजेक्शन मैट्रिक्स करोगे तो इस प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को कितने डायमेंशन पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? n माइनस वन डायमेंशनल सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मैंने क्या पाया? मेरा सबस्पेस का डायमेंशन इस बार n माइनस वन होगा। ओके, जब भी आप इसे सॉल्व करोगे ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, आपका एक्सप्रेशन कुछ तो इस तरह से आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, वाई वेक्टर आपका इस तरह से निकल के आएगा। जब इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे, मतलब
मैं अगर आपको पूछूंगा बताइए इस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर क्या है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। मैंने क्या किया है सर, ये क्या है, मेरे इस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर है, और आपके गेट एग्जामिनर ने यही पूछा था कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, तो मुझे पता है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे सबस्पेस का डायमेंशन होगा, मतलब यहाँ पे n-1 लिखना है, यहाँ पे मैं n-1 लिखूंगा। आप समझ पा रहे हो, ये आपका वन ऑफ द ऑप्शन है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है, बताता हूँ। देखो ये वाला ऑप्शन n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने इस मैट्रिक्स का हेल्प लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 53 बाय कोइंसिडेंस ऐसे ही नहीं आ गए आपके सामने, इनके पीछे एक अच्छा लॉजिक है, इनके पीछे एक अच्छा लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मैं सोच रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर इतना बड़ा हो गया है, क्या ये सी ऑप्शन राइट है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो अपलोड करके बताऊं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं बताऊंगा कि इस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ निकाल के फिर पीडीएफ निकाल के भी एक्सपोनेंशियल है, ये प्रूव कर सकते हैं हम। ठीक है, आप बताइएगा अगर आपको ये चाहिए होगा तो। मैं होप कर रहा हूं कि आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू। ओके, मैं लास्ट में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आपके ऑप्शंस अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होगे तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये हमारे वेबसाइट पे ही मिसलेनियस में से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये प्रैक्टिस सेट में से ही है, विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मतलब आपका ये पर्टिकुलर स्टेटिस्टिक्स काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको ये पता होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते थे, मतलब ये पर्टिकुलर ऑप्शन आप बता सकते हो कैसे। तो ये क्या है सर, आपका सैंपल का वेरिएंस है, तो सैंपल का वेरिएंस आप कैसे लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है, सब्मिशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार द होल स्क्वायर, राइट। आपका सैंपल का वेरिएंस आप इसी तरह से कैलकुलेट करते हो। अगर आप आपके एस स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ये कुछ ऐसा निकल के आएगा, सब्मिशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। मैं क्या बता रहा हूँ, ये पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने आपको वेरिएंस 1 बताया था, तो ये आप गायब कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, पाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था क्वेश्चन में, अभी मैं ये स्क्रीनशॉट निकालने से पहले n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगा इसका। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तब भी आप ये बता सकते थे।